हेलो बच्चों, वेलकम। सो बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे मलेरिया के बारे में। और मलेरिया जो है वो आपके नीट के साथ साथ में अदर जो बायोलॉजी बेस्ड एग्जाम्स हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। सो अपन इस लेक्चर में एनसीईआरटी के साथ साथ इसके एडिशनल पॉइंट भी डिस्कस करेंगे। यानी पहले अपन एनसीईआरटी के अंदर जो मलेरिया का लाइफ साइकिल दिया हुआ है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, एंड देन उसके बाद में कौन कौन से एडिशनल पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है उसके लाइफ साइकिल में, उनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे हीमोजोइन बनता है, कैसे हीमोजोइन फीवर कोज करता है, हीमोजॉइन और फ्री हीम पार्ट की टॉक्सिसिटी के साथ में पैरासाइट कैसे डील करता है और हमारी बॉडी कैसे डील करती है। ठीक है, तो इन सभी चीजों को अपन डिस्कस करते हुए पढ़ेंगे। तो आप लेक्चर पूरा देखिएगा लास्ट तक, ताकि आपको वन बाय वन एक एक चीज जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले अपन एनसीईआरटी के पॉइंट्स को देखें। तो एनसीईआरटी के पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि सम ऑफ द ह्यूमन डिजीज आर कोज्ड बाय प्रोटोजोन्स टू। तो ये प्रोटोजोन डिजीज के बारे में है कि ह्यूमंस के अंदर प्रोटोजोआ के द्वारा भी डिजीज होती है। इनमें एक अगर देखें तो आपने मलेरिया के बारे में सुना होगा। ठीक है, तो मलेरिया जो है इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? प्लाज्मोडियम। अब सबसे पहली बात तो जो आती है वो ये आती है कि कई बार बच्चे को ऐसा लगता है कि मलेरिया जो होता है वो फीमेल एनोफ्लीज की बाइट से होता है। फीमेल एनोफ्लीज के काटने से मलेरिया, जो मलेरिया का पैरासाइट है वो हमारी बॉडी में एंटर करता है। एक्चुअली जो मलेरिया होता है वो प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो की बाइट से मलेरियल पैरासाइट ह्यूमन बॉडी में एंटर करता है। बात समझ आ गई? तो मलेरियल पैरासाइट जो है वो एक तरह से डाइजेनेटिक है। डाइजेनेटिक पैरासाइट वो होते हैं जिनको दो होस्ट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो अगर बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, अगर बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसका प्राइमरी होस्ट जो होता है वो होता है फीमेल एनोफ्लीज। इसका प्राइमरी होस्ट जो है वो क्या है? फीमेल एनोफ्लीज। और इसका सेकेंडरी होस्ट जो है वो है ह्यूमन। लेकिन अगर क्लिनिकली देखा जाए, ठीक है, सेकेंडरी होस्ट इसका कौन हो गया? ह्यूमन। लेकिन क्लिनिकली अगर देखा जाए तो इसका प्राइमरी होस्ट ह्यूमन होता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा है ना, कि वो बायोलॉजिकली पूछ रहा है या फिर वो क्लिनिकली पूछ रहा है। तो बायोलॉजिकली प्राइमरी होस्ट है फीमेल एनोफ्लीज और सेकेंडरी है ह्यूमन, जबकि क्लिनिकली प्राइमरी होस्ट कौन होता है? ह्यूमन होता है। ठीक है, तो ये डाइजेनेटिक है। डाइजेनेटिक उनको बोलते हैं जिनको दो होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है अपना लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए। तो प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोन है जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? मलेरिया के लिए। डिफरेंट स्पीसीज ऑफ मलेरिया, डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम जो मलेरिया कोज करती है। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स हो गया, प्लाज्मोडियम मलेरिया हो गया और प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम हो गया। और एक क्या हो जाती है? प्लाज्मोडियम ओवेली। प्लाज्मोडियम ओवेली। ठीक है, तो ये चार कॉमन स्पीसीज है। अब बात यहां से एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, इसमें स्पीसीज कौन सी है? आप बायनोमियल नोमेनक्लेचर में पढ़ के आए हो। प्लाज्मोडियम जो है यहां पर वो जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्लाज्मोडियम जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वो रिप्रेजेंट कर रहा है जीनस को। स्पीसीज क्या होगी? स्पीसीज यहां पर है वाइवेक्स स्पीसीज है, मलेरिया स्पीसीज है, फैल्सीपैरम स्पीसीज है, ओवेली स्पीसीज है। बात समझ में आ गई? तो मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम से। और प्लाज्मोडियम की चार कॉमन स्पीसीज जो यूजुअली मलेरिया कोज करती है वो है वाइवेक्स, मलेरियाई और फैल्सीपैरम ओवेली। ये बात क्लियर हो गई? इसमें प्लाज्मोडियम जीनस है और बाकी ये आगे जो दिए हुए हैं वाइवेक्स, मलेरिया, फैल्सीपैरम ओवेली, ये हो गई स्पीसीज। ठीक है, प्लाज्मोडियम जीनस हो गया। इनमें से अगर देखें तो जो मैलिग्नेंट मलेरिया होता है वो ज्यादा खतरनाक होता है। इनमें से अगर देखें तो मैलिग्नेंट मलेरिया जो है वो खतरनाक होता है, जो किसके द्वारा कोज किया जाता है? प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम के द्वारा। इवन फैटल, ये जानलेवा हो सकता है। जो मैलिग्नेंट मलेरिया है वो जानलेवा हो सकता है। कैसे? आप देखिए, सिंपल सा प्रोसीजर मैं आपको बताता हूं कि कैसे जानलेवा हो सकता है। तो जैसे ही प्लाज्मोडियम का इंफेक्शन होगा, किसका? फैल्सीपैरम का। ठीक है, तो अपन अल्टीमेटली सीधा चलते हैं लाइफ साइकिल में, डिटेल में जाएंगे अपन आगे। तो ये लीवर में जाएगा, लीवर में जाने के बाद में आगे किस पर अटैक करेगा? आरबीसीज पर अटैक करेगा। आरबीसीज की लगातार जो काउंटिंग है, नंबर जो है वो क्या होते जाएंगे? रिड्यूस होते जाएंगे। अगर आरबीसी के नंबर रिड्यूस होते जाएंगे तो फॉलोड बाय हीमोग्लोबिन जो होगा वो भी कम होता जाएगा। हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो गैसेस ट्रांसपोर्ट जो है
उस पर भी असर पड़ेगा, गैसेज ट्रांसपोर्ट पर भी असर पड़ेगा, वो भी रिड्यूस हो जाएगा। अब वो भी अगर रिड्यूस हो जाएगा तो ऑक्सीजन की कमी से क्या हो जाएगा, हाइपोक्सिया हो जाएगा। ऑक्सीजन की कमी से हाइपोक्सिया हो जाएगा। हाइपोक्सिया हो जाएगा तो मल्टीपल ऑर्गन्स अफेक्ट होंगे, और मल्टीपल ऑर्गन अफेक्ट होंगे तो वो बहुत ज्यादा सीवियर हो जाएगा, इवन वो फैटल हो सकता है, जानलेवा भी हो सकता है। तो जो मैलिग्नेंट मलेरिया होता है वो खतरनाक होता है, और मैलिग्नेंट मलेरिया कौन कोज करता है, मैलिग्नेंट मलेरिया कोज किया जाता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम द्वारा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट स्लाइड में अपन देखें कि यहां पर प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल के बारे में बात करते हैं, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। तो सबसे पहला जो कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि प्लाज्मोडियम एंटर इन ह्यूमन बॉडी एज स्पोरोजोइंट। तो इसकी जो इन्फेक्शियस फॉर्म होती है, इसकी जो इन्फेक्शियस फॉर्म होती है वो क्या है, वो है स्पोरोजोइंट्स। ठीक है, फिर ये कैसे एंटर करती है, बाय द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफ्लेज। अगर फीमेल एनोफ्लेज इन्फेक्टेड नहीं है तो प्लाज्मोडियम एंटर नहीं करेगा। ये भी जरूरी है कि प्लाज्मोडियम फीमेल एनोफ्लेज में प्रेजेंट हो, फीमेल एनोफ्लेज इन्फेक्टेड हो। तो इन्फेक्टेड फीमेल एनोफ्लेज जो है वो जब किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करेगी तो उसकी बॉडी के अंदर प्लाज्मोडियम एंटर होगा। ठीक है, अब अपन एनसीईआरटी के लाइफ साइकिल पर चलते हैं डायरेक्टली कि एनसीईआरटी का लाइफ साइकिल जो है वो क्या कहता है। तो एनसीईआरटी के लाइफ साइकिल में ये लिखा हुआ है कि सबसे पहले व्हेन द मॉस्किटो बाइट ह्यूमन, यहां पर इसने स्टार्ट किया है, ये अनदर पर क्योंकि यहां खत्म हो रहा है, तो व्हेन द मॉस्किटो बाइट टू हेल्दी ह्यूमन। तो पहली बात यहां से अपन स्टार्ट ले रहे हैं, जैसे ही मच्छर ने ह्यूमन को बाइट किया तो पैरासाइट जो हो गए वो कहां एंटर करेंगे, ब्लड में। तो पैरासाइट जो स्पोरोजोइट है रीच लीवर थ्रू द ब्लड। तो ये किसके पास पहुंच गए, लीवर के पास, किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू। तो लीवर में ये किस सेल में एंटर कर जाएंगे, लीवर सेल के अंदर, यानी कि हिपेटोसाइट्स। लीवर सेल्स जो होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, हिपेटोसाइट्स। तो द पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन लीवर सेल। यहां पर हम ये कह सकते हैं कि हिपेटोसाइट में ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है। फिर उसके बाद ब्रस्टिंग द सेल्स एंड रिलीज इनटू ब्लड। तो हिपेटोसाइट के अंदर ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, अपनी ग्रोथ करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, एंड देन उन सेल्स को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा, और ब्रस्ट करके ये बाहर ब्लड में रिलीज हो जाएगा। उसके बाद पैरासाइट जो है वो किस में एंटर कर जाएगा, वो आरबीसी में एंटर कर जाएगा। तो पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन रेड ब्लड सेल, यानी हिपेटोसाइट को तोड़कर ये बाहर निकला और ब्लड के अंदर आया, और ब्लड में आते ही किस में एंटर कर गया, आरबीसी में एंटर कर गया। तो पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन रेड ब्लड सेल, ब्रस्टिंग द रेड ब्लड सेल एंड कॉजिंग साइकिल ऑफ फीवर एंड अदर सिम्टम। आरबीसी में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा और नंबर बढ़ाएगा, देन आरबीसी को ब्रेक करके रिलीज आउट हो जाएगा, फिर नई आरबीसी में एंटर कर जाएगा। इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है। तो जैसे ही ये आरबीसी को ब्रेक करके बाहर आता है तो फीवर आना शुरू होता है और अदर सिम्टम्स आते हैं, और उसके बाद में आगे रिलीज्ड पैरासाइट एंटर इनटू न्यू ब्लड सेल्स, नई आरबीसी के अंदर फिर से एंटर कर जाएगा, और ये साइकिल रिपीटली चलता रहता है। उसके बाद में ये रिथ्रोसाइटिक स्टेज हो गई, यानी कि आरबीसी में। अब यहां पर इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि यहां हिपेटोसाइट लीवर सेल्स के अंदर भी ये कैसे रिप्रोडक्शन कर रहा है, एसेक्सुअल। आरबीसी में भी ये कैसा रिप्रोडक्शन कर रहा है, एसेक्सुअल। यानी ह्यूमन के अंदर ये मेनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, ऐसा नहीं है कि सेक्सुअल नहीं करता। उसके बाद आगे देखिए, फिर उसके बाद में इनमें से कुछ सेल जो होती हैं पैरासाइट की, वो सेक्सुअली मल्टीप्लाई करती है, यानी कि वो गैमीट प्रोड्यूस करेगी। तो सेक्सुअल स्टेज, गैमेटोसाइट डेवलप इन आरबीसी, रेड ब्लड सेल के अंदर। सारी नहीं, कुछ तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती रहेगी, उनमें से कुछ जो होगी वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगी और गैमीट बनाएगी। तो गैमीट सेल्स को क्या बोलते हैं, गैमेटोसाइट कहते हैं। गैमीट सेल को क्या कहते हैं, गैमेटोसाइट्स। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह के गैमेटोसाइट की शेप क्या होती है, फैल्सीपेरम की क्या है, अदर जो पैरासाइट है उनके लिए अदर स्पीसीज की जो शेप होती है वो क्या है। तो यहां पर कुल मिला के क्या बन गई, गैमीट सेल बन गई, फीमेल गैमीट सेल बन गई और मेल गैमीट सेल बन गई। अब यहां तक का जो लाइफ साइकिल है वो कहां पर पूरा हो रहा है, वो हो रहा है ह्यूमन होस्ट के अंदर कंप्लीट। यहां तक किसमें हो रहा है, ह्यूमन होस्ट में कंप्लीट हो रहा है। अब यहां पर ह्यूमन को इन्फेक्शन हो रखा है, तो इन्फेक्टेड पर्सन को कोई नई फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो जो होगी वो बाइट करेगी। अगर इन्फेक्टेड पर्सन को कोई नई फीमेल एनोफ्लीज बाइट करेगी तो ये गैमेटोसाइट जो होगी वो ब्लड मील के साथ में फीमेल एनोफ्लीज में चली जाएगी।
तो फीमेल मॉस्किटो टेक अप गैमेटोसाइट विद ब्लड मील। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन मॉस्किटोज गट। मॉस्किटो की गट में फर्टिलाइजेशन होगा और आगे फर्दर डेवलपमेंट होगा। फिर नेक्स्ट आगे मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज स्पोरोजॉइंट एस्केप फ्रॉम गट एंड माइग्रेट टू द मॉस्किटो सलाइवरी ग्लैंड। उसके बाद ये आगे सलाइवरी ग्लैंड में चली जाएगी। तो ध्यान रखें बच्चों कि स्पोरोजॉइंट बन कहां रहे हैं, ध्यान से पढ़ें इसको। मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज स्पोरोजॉइंट एस्केप फ्रॉम गट। स्पोरोजॉइंट कहां बन गए थे, स्पोरोजॉइंट बन गए थे गट में। स्टोर कहां हुए, स्टोर हुए फीमेल एनोफ्लीज की सलाइवरी ग्लैंड में। तो वहां उनका फॉर्मेशन कहां हुआ और उनका स्टोरेज कहां हुआ, ये साइट भी आपको पता होनी चाहिए। स्पोरोजॉइट्स बनते हैं गट में, फीमेल एनोफ्लीज की गट में स्पोरोजॉइट बनते हैं और फीमेल एनोफ्लीज की सलाइवरी ग्लैंड्स जो होती हैं उनमें स्पोरोजॉइट स्टोर होते हैं। अब ये इन्फेक्टेड फीमेल एनोफ्लीज जो होगी वो अगर किसी हेल्दी पर्सन को फिर से बाइट करेगी तो वापस से ये साइकिल जो होगा वो क्या होगा, रिपीट होगा। क्लियर हुआ ये? अब अपन इसके कुछ एडिशनल पॉइंट्स पर चलते हैं कि एडिशनल इसमें क्या है, कौन कौन सी स्टेज जो है वो इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। तो अगर अपन एडिशनल पॉइंट देखें बच्चों, तो एडिशनल पॉइंट में ये है कि इन्फेक्शियस फॉर्म जैसा अपन ने पढ़ा वो क्या है, वो स्पोरोजॉइट है। जैसे ही स्पोरोजॉइट एंटर करेंगे वो किस में चले जाएंगे, वो ब्लड में चले जाएंगे। उसके बाद वो लीवर में पहुंचेंगे ब्लड के साथ। लीवर में पहुंचेंगे तो लीवर के अंदर जो ये साइकिल चल रहा है, लीवर सेल्स के अंदर जो ये साइकिल चल रहा है यानी हिपेटोसाइट्स के अंदर, उसको हिपेटोसाइटिक स्टेज कहते हैं या फिर एक्सो इरिथ्रोसाइटिक स्टेज कहते हैं या फिर लीवर स्टेज भी कह सकते हैं। ठीक है, या हम इसको क्या कह सकते हैं, हम इसको लीवर स्टेज भी कह सकते हैं। ठीक है, एक्सो इरिथ्रोसाइटिक स्टेज क्यों गई, इरिथ्रोसाइट किसको कहते हैं, आरबीसी को, आरबीसी से बाहर चल रहा है तो एक्सो इरिथ्रोसाइटिक। तो लीवर में एंटर करी, डिवाइड एसेक्सुअली, एसेक्सुअली डिवाइड करेगी। इस फिनोमेना को साइजोगोनी कहते हैं। साइजोगोनी जो है वो एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है। साइजोगोनी एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम बाइनरी फिजन। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो ये प्रोड्यूस करेगा मीरोजोइट्स। ठीक है, क्या प्रोड्यूस करेगा, मीरोजोइट्स। मीरोजोइट प्रोड्यूस करेगा, फिर ये मीरोजोइट्स जो होंगे ये हिपेटोसाइट को ब्रेक कर देंगे और ब्लड में रिलीज हो जाएंगे। तो हिपेटोसाइट या लीवर सेल को ब्रेक करके ब्लड में रिलीज हो गए। फिर आगे नेक्स्ट ये मीरोजोइट जो होंगे वो कहां एंटर करेंगे, वो आरबीसी में। अब ये स्टेज कौन सी आ गई, जैसे ही आरबीसी में एंटर करेंगे इरिथ्रोसाइटिक स्टेज आ गई या फिर सिम्टोमेटिक स्टेज आ गई। सिम्टोमेटिक स्टेज इसलिए कहते हैं क्योंकि इस स्टेज में ही ह्यूमन में डिजीज के सिम्टम्स आना स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो मीरोजोइट्स जो थे वो आरबीसी में एंटर करे, फिर से साइजोगोनी होगी, यहां पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा और आगे जो फॉर्म बनेगी वो बनेगी ट्रोफोजोइट्स। ठीक है, आगे जो फॉर्म बनेगी वो आपको क्या बनेंगी, ट्रोफोजोइट्स। आपको बीच में आप अलग अलग बुक्स के अंदर पढ़ोगे तो साइजोन्ट्स भी मिलेंगे, वो बेसिकली साइजोगोनी से रिलेवेंट है। ठीक है, तो ट्रोफोजोइट्स बने। अब कुछ ट्रोफोजोइट जो होंगे वो क्या करेंगे, गैमीट्स को प्रोड्यूस करेंगे सेक्सुअली। ठीक है, और बाकी आरबीसी को ब्रस्ट करेंगे और हीमोजोइन यहां पर रिलीज होगा। ठीक है, और ये साइकिल इरिथ्रोसाइटिक साइकिल जो है वो रिपीटली लगातार क्या होगा, चलता रहेगा। कुछ जो है वो गैमीट प्रोड्यूस करेंगे। तो ध्यान रखें यहां पर जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के गैमीट होते हैं, जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के गैमीट होते हैं उनकी शेप कैसी होती है, क्रिसेंट शेप होती है, बनाना शेप। ठीक है ना, वो बनाना जैसे दिखते हैं, क्रिसेंट शेप होती है। बाकी जो अदर स्पीसीज है उनमें राउंड या ओवल शेप के गैमेटोसाइट्स होते हैं। तो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम में गैमेटोसाइट्स की शेप जो होती है वो क्रिसेंट शेप होती है और अदर स्पीसीज जो है उनके गैमेटोसाइट्स की शेप राउंड या ओवल होती है। तो ये बात क्लियर हुई कि हिपेटोसाइटिक स्टेज क्या है और इरिथ्रोसाइटिक स्टेज क्या है। फिर यहां पर बात आती है, जैसा मैंने आपको कहा कि हीमोजोइन जो होता है वो कैसे बनता है। ठीक है, हीमोजोइन कैसे बनता है, तो यहां पर अपन देखते हैं कि हीमोजोइन कैसे प्रोड्यूस होता है। तो सबसे पहले जैसे ही पैरासाइट जो है, पैरासाइट जैसे ही आरबीसी में एंटर करेगा तो आरबीसी में क्या होगा, आरबीसी में हीमोग्लोबिन होगा। तो इस हीमोग्लोबिन को डाइजेस्ट करेगा ये। ठीक है ना, पैरासाइट डाइजेस्ट द हीमोग्लोबिन, डाइजेस्ट द हीमोग्लोबिन। क्यों डाइजेस्ट करेगा, टू ऑब्टेन अमीनो एसिड फॉर इट्स ग्रोथ। इसको अमीनो एसिड चाहिए ग्रोथ करने के लिए।
टू ऑब्टेन अमीनो एसिड्स फॉर ग्रोथ, क्योंकि लगातार ये डिवीजन कर रहा है, तो ऑब्टेन अमीनो एसिड फॉर ग्रोथ, अमीनो एसिड चाहिए, तो डाइजेस्ट जैसे ही करेगा, जैसे ही हीमोग्लोबिन का डाइजेशन होगा, व्हेन HB डाइजेस्टेड, तो ये दो पार्ट में टूट जाएगा। दो पार्ट में कौन कौन से में टूट जाएगा? एक तो ग्लोबिन, अब ग्लोबिन जो है ये इसका क्या है? ये है इसका प्रोटीन पार्ट, ये बात आपको पता है ना। और दूसरा क्या, कौन सा पार्ट होगा? दूसरा पार्ट होगा हीम। अब यहां पर इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है बच्चों कि ये हीम पार्ट जो होता है ये होता है टॉक्सिक। ये हीम पार्ट क्या होता है? टॉक्सिक होता है, ठीक है, ये सेलुलर डैमेज कर सकता है। तो ये पैरासाइट जो है, जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट है, ये इस हीम पार्ट को किस में कन्वर्ट कर देगा? ये इस हीम पार्ट को कन्वर्ट कर देगा हीमोजोइन में। अब हीमोजोइन के बारे में ये है कि हीमोजोइन जो है वो इस पैरासाइट के लिए नॉन टॉक्सिक है। पैरासाइट के लिए हीमोजोइन जो है वो नॉन टॉक्सिक है, ठीक है। और टॉक्सिक किसके लिए है? ह्यूमन के लिए, टॉक्सिक फॉर ह्यूमन। बात समझ में आ गई? तो ये हीमोजोइन जो है वो ह्यूमन के लिए टॉक्सिक है, इस पैरासाइट के लिए नॉन टॉक्सिक है। अब क्या होगा? अब जैसे ही हीमोजोइन ब्लड में रिलीज हुआ, जैसे ही हीमोजोइन जो था वो रिलीज्ड इनटू ब्लड, रिलीज्ड इनटू ब्लड, ब्लड में रिलीज हो गया। अब जैसे ही ब्लड में रिलीज होगा तो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा। इससे क्या होगा? इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा ह्यूमन के अंदर। तो इम्यून रिस्पॉन्स में मेन जो सेल इन्वॉल्व होगी वो होगी मैक्रोफेजेज और मोनोसाइट। कौन कौन सी सेल? मैक्रोफेज और मोनोसाइट्स, ठीक है। तो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हुआ, देन इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से बच्चों क्या रिलीज होगा? साइटोकाइनिन, ठीक है। साइटोकाइंस जो होते हैं वो रिलीज होंगे। ये साइटोकाइन जो होंगे ये साथ में हाइपोथैलेमस पर भी एक्ट करेंगे। ये साइटोकाइनिन जो होंगे वो एक्ट ऑन हाइपोथैलेमस। साइटोकाइनिन किस पर एक्ट करेंगे? हाइपोथैलेमस पर भी एक्ट करेंगे। हाइपोथैलेमस पर एक्ट किया। अब हाइपोथैलेमस के पास अपने को पता है कि टेम्परेचर कंट्रोलिंग सेंटर होता है। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है? टेम्परेचर कंट्रोल करता है। तो हाइपोथैलेमस पर एक्शन करने की वजह से टेम्परेचर जो होगा, क्योंकि इसके पास कंट्रोल है टेम्परेचर का, तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो इस टेम्परेचर इंक्रीज से ही क्या आता है? फीवर आता है। इस टेम्परेचर इंक्रीज से ही क्या होता है? फीवर आता है। बात क्लियर हो रही है? कैसे हुआ? देखिए यहां पर कि सबसे पहले हीमोजोइन बना, ठीक है। तो पैरासाइट ने कि हीमोजोइन कैसे बना? पैरासाइट ने हीमोग्लोबिन को डाइजेस्ट किया, क्योंकि हीमोग्लोबिन था आरबीसी में। जैसे ही डाइजेस्ट किया तो रीजन क्या है? क्यों डाइजेस्ट किया? क्योंकि इसको क्या चाहिए थे? अमीनो एसिड चाहिए थे ग्रोथ के लिए। जब हीमोग्लोबिन डाइजेस्ट हुआ तो दो पार्ट में टूट गया, ये ग्लोबिन और हीम पार्ट। ग्लोबिन प्रोटीन है, इस प्रोटीन ने इन अमीनो एसिड की रिक्वायरमेंट को पूरा कर दिया। लेकिन अब हीम पार्ट जो आयरन कंटेनिंग पार्ट है, वो पार्ट कैसा है? वो पार्ट टॉक्सिक पार्ट है। अब टॉक्सिक पार्ट है तो इससे पैरासाइट को नुकसान है। अब पैरासाइट को नुकसान है तो पैरासाइट ने इस हीम पार्ट को किस में कन्वर्ट कर दिया? हीमोजोइन में कन्वर्ट कर दिया। अब ये हीमोजोइन जो है वो पैरासाइट के लिए तो नॉन टॉक्सिक है, उसने अपने तो टॉक्सिसिटी के इफेक्ट को क्या कर लिया? कम कर लिया, ठीक है, ये खत्म कर दिया। लेकिन ये ह्यूमन के लिए टॉक्सिक है। अब ये हीमोजोइन जैसे ही रिलीज होगा ब्लड में, ये हीमोजोइन जैसे ही ब्लड में रिलीज होगा तो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा। इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा तो साइटोकाइंस रिलीज होंगे। अब साइटोकाइन अगर ब्लड में रिलीज हुए हैं तो ब्लड हाइपोथैलेमस पर भी जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही हाइपोथैलेमस के पास जाएगा तो ये साइटोकाइंस भी पहुंचेंगे, ये साइटोकाइंस हाइपोथैलेमस पर भी एक्ट करेंगे। तो जैसे ही साइटोकाइंस हाइपोथैलेमस पर एक्ट करेंगे तो इसके टेम्परेचर कंट्रोल सेंटर पर भी असर पड़ेगा, और टेम्परेचर कंट्रोल सेंटर पर असर पड़ेगा तो एज इम्यून रिस्पॉन्स टेम्परेचर क्या होगा? बॉडी का बढ़ जाएगा, और जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा इसी वजह से क्या आता है? फीवर आता है।
बात क्लियर हुई कि हीमोजॉइन रिलीज होने की वजह से फीवर कैसे आता है। ठीक है, तो ये बात है, ये क्वेश्चन का आंसर मिल गया आपको कि हीमोजॉइन जो है वो किस तरह से फीवर कोज करता है। फिर हीम पार्ट जो है वो टॉक्सिक पार्ट है, तो क्या वो ह्यूमन सेल को डैमेज नहीं करता? हीम पार्ट जो है वो टॉक्सिक पार्ट है, तो क्या वो ह्यूमन सेल को डैमेज नहीं करता? देखिए, जब आरबीसी बर्स्ट होती है, आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है, तो हीमोग्लोबिन रिलीज होता है। तो जब हीमोग्लोबिन रिलीज होता है, मान लो कि अभी सिर्फ हीमोग्लोबिन ही रिलीज हुआ, व्हेन हीमोग्लोबिन रिलीज्ड इनटू ब्लड स्ट्रीम, व्हेन हीमोग्लोबिन रिलीज्ड इनटू ब्लड स्ट्रीम, व्हेन हीमोग्लोबिन रिलीज्ड इनटू ब्लड स्ट्रीम, तो होता क्या है कि ब्लड के प्लाज्मा में हिपेटोग्लोबिन नाम की प्रोटीन होती है। ब्लड के प्लाज्मा में हिपेटोग्लोबिन नाम की प्रोटीन होती है। तो ये प्लाज्मा प्रोटीन है, ये क्या है? ये प्लाज्मा प्रोटीन है। क्या नाम है इसका? हिपेटोग्लोबिन। तो हिपेटोग्लोबिन जो होगी, हिपेटोग्लोबिन बाइंड विद हीमोग्लोबिन, हिपेटोग्लोबिन जो होती है वो बाइंड विद हीमोग्लोबिन, और ये एक कॉम्प्लेक्स बना देती है। ठीक है ना, हिपेटोग्लोबिन हीमोग्लोबिन जो है वो ये क्या बन जाता है? एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है, और फिर इस कॉम्प्लेक्स को प्रोसेस किया जाता है किसके द्वारा? लीवर के द्वारा। तो अगर सीधा हीमोग्लोबिन रिलीज हुआ है तो उस हीमोग्लोबिन को तो हिपेटोग्लोबिन हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स बनाकर ट्रीट किया जाता है, या इसको हिपेटोग्लोबिन सिस्टम कहते हैं। लेकिन अगर हीम पार्ट रिलीज हो गया, इफ हीम पार्ट रिलीज्ड, हीमोग्लोबिन ब्रेक हो गया और कंडीशनली क्या हो गया? हीम पार्ट रिलीज हो गया। इफ हीम पार्ट रिलीज्ड, तो हीम पार्ट जो है वो तो क्या है? वो टॉक्सिक है। हीम पार्ट क्या है? टॉक्सिक है। तो एक ये भी प्लाज्मा प्रोटीन है, ये भी क्या है? एक प्लाज्मा प्रोटीन है। तो ये प्लाज्मा प्रोटीन जो होगी ये क्या करेगी? ये इसके साथ जुड़ जाएगी। ठीक है, हीमोपैक्सिन हीम पार्ट के साथ में जुड़ जाएगी। तो हीमोपैक्सिन बाइंड विद हीम पार्ट, और फिर ये कहां जाएगी? फिर ये जाएंगे लीवर में। ठीक है, और फिर लीवर इसको कैसे प्रोसेस करेगा? हीम पार्ट को लीवर के अंदर हीम पार्ट जो है उसको कन्वर्ट किया जाएगा जो बाइल पिगमेंट होते हैं उनके अंदर। ठीक है, बाइल पिगमेंट्स के अंदर, बाइल पिगमेंट्स में। इसके अलावा इसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा? इसका जो आयरन है वो फ्री कर दिया जाएगा, और आयरन को बदल दिया जाएगा फेरिटिन में। आयरन को किस में बदल दिया जाएगा? फेरिटिन में। ठीक है, और इसके साथ साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनती है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है फिर ये भी तो टॉक्सिक होती है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड की टॉक्सिसिटी को रिड्यूस कैसे किया जाता है? क्योंकि पहली बात तो ये बहुत लो कंसंट्रेशन में बनती है, इसके अलावा ब्लड में अदर और भी हीमोग्लोबिन है बाकी सेल्स के अंदर भी, तो उसके साथ ये जुड़ जाती है। ठीक है, तो इसको क्या कर दिया जाता है? सेटल कर दिया जाता है। तो इस तरह से जो हीम की टॉक्सिसिटी हमारे ब्लड में अगर हो जाए तो हमारी बॉडी किस तरह से हीम टॉक्सिसिटी के साथ में डील करती है। तो पैरासाइट जो है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट, तो हीम पार्ट को किस में कन्वर्ट कर देता है? हीमोजोइन में। और अगर बाय द वे हीम फ्री हो जाए ब्लड में तो वो हमारे लिए भी टॉक्सिक हो सकता है। तो उसके टॉक्सिसिटी को डील करने के लिए हमारी बॉडी जो है वो ये प्रोसेस को फॉलो करती है। हीम पार्ट को हीमोपैक्सिन के साथ जोड़कर लीवर में भेजा जाता है, एंड देन फिर हीम पार्ट को आगे लीवर प्रोसेस कर देता है बाइल पिगमेंट्स के अंदर, जो बिलिरुबिन बिलीवर्डिन के बारे में अपन पढ़ते हैं ना। आयरन को फेरिटिन में और कार्बन मोनोऑक्साइड बाकी हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर क्या बना देती है? परमानेंट कंपाउंड बना देती है। तो इस तरह से इन चीजों के साथ में डीलिंग करी जाती है। तो ये पॉइंट जो है, ये टॉपिक है, ये आपके लिए एडिशनल है। तो बात समझ में आ गई। अब आपको अगर इस साइकिल से रिलेट करने को कहा जाए तो बहुत इजीली कर पाओगे, और अगर डिटेल क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो भी हो पाएगा। फिर अब बचे हुए पोर्शन के अंदर अपन एनसीईआरटी पर चलते हैं
कि एनसीईआरटी में और क्या क्या चीजें जो है वो लिखी हुई है। तो द पैरासाइट इनिशियली, यहां पर बात हो रही है द पैरासाइट इनिशियली मल्टीप्लाई विद इन लीवर सेल। तो ये है, अब आप देखिए, अब आपको पूरा नॉलेज होगा, अब आपको पूरा नॉलेज होगा कि आप इस चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। लीवर सेल के अंदर ये हिपेटोसाइटिक या फिर एक्सोएरिथ्रोसाइटिक स्टेज आ गई, एंड देन अटैक द आरबीसी रेड ब्लड सेल। ठीक है, तो आरबीसी के अंदर इरिथ्रोसाइटिक स्टेज आ गई, रिजल्टिंग देयर रप्चर, ये आरबीसी को ब्रेक कर देगा। जैसे ही आरबीसी रप्चर होगी एसोसिएटेड विद रिलीज ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस। अब ये टॉक्सिक सब्सटेंस कौन सा है? ये टॉक्सिक सब्सटेंस है हीमोजोइन, जिसके बारे में अपन बात कर रहे थे। तो हीमोजोइन ह्यूमन के लिए टॉक्सिक है, मलेरियल पैरासाइट के लिए मलेरियल पैरासाइट के लिए टॉक्सिक है नहीं है। विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, सिम्टम्स क्या आएंगे? चिल, ठंड लगना, हाई फीवर, रीअकरिंग एवरी 3 to 4 आवर्स, बार बार 3 से 4 घंटे बाद। इसमें भी जो प्लाज्मोडियम की स्पीसीज है, स्पीसीज टू स्पीसीज, जो रिपीटेशन ऑफ फीवर का गैप है बीच में, बार बार जो फीवर आ रहा है बीच में जो गैप है, वो गैप अलग अलग होता है। ठीक है ना, लेकिन यहां पर इसने दिया है जनरल, अपन एनसीईआरटी बेसिस पर बात कर रहे हैं, तो हाई फीवर, रीअकरिंग इन एवरी 3 to 4 आवर्स। व्हेन फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो बाइट एन इन्फेक्टेड पर्सन, जब किसी संक्रमित व्यक्ति को ये काटती है, तो दीज पैरासाइट एंटर द मॉस्किटोज बॉडी एंड अंडरगोज द फर्दर डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट अपन ने पढ़ लिया कि फीमेल मॉस्किटो की बॉडी में चले जाएंगे ये, और आगे फिर फर्दर डेवलपमेंट हो गया। फिर द पैरासाइट मल्टीप्लाई विद इन देम टू फॉर्म स्पोरोजोइट दैट आर स्टोर्ड इन देयर सलाइवरी ग्लैंड। और पैरासाइट जो होगा वो मल्टीप्लाई करेगा किसमें? फीमेल मॉस्किटो के अंदर, यानी कि आगे चलकर उनमें फर्टिलाइजेशन होना है, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनना है, देन फिर फर्दर प्रोसेस से आगे फाइनली स्पोरोजोइट्स बनने हैं, और स्पोरोजोइट बनने के बाद वो स्पोरोजोइट जो होंगे वो कहां पहुंचेंगे? वो स्पोरोजोइट पहुंचेंगे बच्चों आगे सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर। ठीक है, फिर आगे व्हेन दीज मॉस्किटो बाइट ए ह्यूमन, हेल्दी पर्सन को अगर काटेंगे तो द स्पोरोजोइट इंट्रोड्यूस्ड इनटू हिज हर बॉडी, देयरबाय इनिशिएटिंग द इवेंट मेंशन अबव। तो जैसा जैसे वापस से नए पर्सन की बॉडी में चले गए, और जो इवेंट अभी अपन ने डिस्कस किए थे वो वापस से रिपीट होंगे। तो इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द मलेरियल पैरासाइट रिक्वायर 2 होस्ट। मैंने आपको कहा था ना कि 2 होस्ट है, तो ये कैसा होता है? डाइजेनेटिक, टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। कौन कौन से 2 होस्ट चाहिए इसको? ह्यूमन चाहिए और मॉस्किटो चाहिए टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। तो फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो जो है इज द वेक्टर ट्रांसमिटिंग एजेंट भी है, वो इसका होस्ट भी है और इसका वेक्टर भी है। यानी मलेरियल पैरासाइट के लिए फीमेल एनोफ्लीज जो है वो होस्ट भी है और वेक्टर भी है। क्लियर हुई ये बात? तो ये था बच्चों मलेरिया। तो होपफुली आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर बच्चों आपको नॉलेजेबल लगा हो वीडियो और आपकी अंडरस्टैंडिंग इससे इंप्रूव हुई हो, आपको हेल्प मिली हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। देखो मेहनत लगती है ना, सो सपोर्ट करें बच्चों। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मैं आगे कैंसर और एड्स के वीडियोस भी अलग से बना दूं। सो थैंक यू सो मच बच्चों, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।